नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शकरकंदी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ब्राह्मणों विधायकों को चेतावनी कह दी, उनके गले में अटक गई। लोग समझ नहीं पा रहे इस मुसीबत से, नई मुसीबत से निकले कैसे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बन रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी। अजीब राजनीति चल रही है। उधर भाई लोग जिनकी दुकान नहीं चल रही थी, वो शाहरुख खान को गाली देने में जुट गए। खेल क्या है इस राजनीति का? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के पास चलते हैं और समझते हैं क्या है इस राजनीति की कहानी। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका केपी मलिक साहब। अभिनंदन। धन्यवाद संजय जी। शाहरुख साहब की एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान जी की, और उस पिक्चर में दीपिका पादुकोण की बिक्री के रंग के भगवे को लेकर बड़ा विवाद हुआ। सारे देश के सारे जो हिंदुत्व का परचम लहराते सबने कहा हम चलने नहीं देंगे पिक्चर, और असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि सवाल ही नहीं है पिक्चर लग जाए, और ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर अचानक सुना जाता है कि एक शेख का दुबई से फोन आया मोदी जी के पास कि शाहरुख इज माई फ्रेंड। तो शेख का फोन आया और सरकार उल्टी खड़ी हो गई, क्योंकि खाड़ी देशों में पैसा किन किन का लगा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अंबानी से लेकर अडानी तक बड़ा कारोबार है वहां पे खाड़ी के देशों में। सरकार उल्टी खड़ी हो गई, और फिर शाहरुख खान को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने, असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि रात के 2 बजे शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और मैंने गारंटी दी है कि कोई समस्या नहीं है, पिक्चर रिलीज होगी। मैंने इसमें वीडियो भी बनाया था कि 2 बजे अगर शाहरुख खान ने फोन किया तो नेचुरली उनकी सेक्रेटरी ने लैंडलाइन पे किया होगा, सीधा सीधा शाहरुख खान के हाथ में तो मोबाइल पे बज नहीं दिया होगा, या शाहरुख खान उठा के मुख्यमंत्री के फोन बजा नहीं दिया होगा। तो रात के 2 बजे आए क्यों मुख्यमंत्री लाइन पे, जब शाहरुख खान को इतना बुरा बुरा कह रहे थे? और आ भी गए थे तो उसको सब दुनिया के सामने स्वीकार क्यों किया कि भैया रात के 2 बजे उन्होंने मुझे डांट लगाई और मैंने मान ली और मैंने पिक्चर के लिए कर दिया। पता चला कि साहब खाड़ी के देशों से प्रेशर था और हालत खराब हो गई। बात का संदर्भ में इसलिए दे रहा हूं कि शाहरुख खान ने एक क्रिकेटर को शामिल किया टीम में, क्या क्रिकेट टीम में, बांग्लादेशी को लेकर बवाल चल रहा है कि हम वापस नहीं जाने देंगे, बांग्लादेशी यहाँ आ गया क्योंकि वहां पे हिंदुओं की हत्या हुई, और ये कर देंगे वो कर देंगे। बांग्लादेश में भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों के बहुत हित हैं। अडानी जी वहां पे पावर का काम कर रहे हैं, सबको पता है। ऐसे में बांग्लादेश से पंगा भारत सरकार तो ले नहीं सकती। शेख हसीना को वैसे ही बिठा रखा है। इस बात को लेकर आदमी सख्ते में है, और ये जो जो लोग ढक्कन हो गए हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा बाबा बाबा, ये सब बांग्लादेश को लेकर तलवारें काट रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और हम क्रांति कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब जय शाह जी भारत और पाकिस्तान का मैच खिला देते हैं दुबई में, तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध जारी है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और वहां पे दुबई में जाके मैच भी खेल लेते हैं। ऐसी रणनीति, ऐसी राजनीति करते हैं। अब भाई साहब फिदा है कि साहब बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आ गया तो हम जाने नहीं देंगे। इसके साथ साथ ईसाइयों पर हमले 24-25 दिसंबर के बाद से लगातार जारी हैं। दुनिया के बड़े बड़े ईसाई देश अगर ऐसी रिएक्शन करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या होंगे, ये समझ नहीं सकते ये लोग। ये समझना नहीं चाहते लोग कि हमारी क्या हालत खराब हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पे मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ केपी मलिक साहब, आपको बहुत घूमते हैं, आप बहुत देखते हैं समाज को, तो जरा विस्तार से बताइए कि जो मैंने बिंदु कहे ये बिंदु कहाँ तक जा सकते हैं राजनीति में। संजय जी, आप ये देखिए कि ये जो मेरठ में बैठ के और गांव में बैठ के या मंदिरों की चौपाल पे बैठ के ये जो इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बातें कर रहे हैं, इनको अपने जिले के विषय में पता नहीं और बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की। अगर शाहरुख खान अपनी टीम के लिए किसी बांग्लादेश के क्रिकेटर को साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उस पे कोई जो हमारे यहाँ पे चीफ हैं, जो क्रिकेट के ठेकेदार हैं, गृह मंत्री जी के बेटे, उनकी तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। गृह मंत्री की जो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। तो ये कौन होते हैं? ये इनका लेवल क्या है, इनका चरित्र क्या है, किस हैसियत से ये बोल रहे हैं? ये क्योंकि आपने एक वर्ड यूज किया, ये ढक्कन हो चुके हैं, अपना एक छोटा सा विधायकी का चुनाव हार गए हैं, या इस तरह के छुटवैये जो आजकल फर्जी साधु बने घूम रहे हैं, उनको अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह के बयान समय समय पे देने पड़ते हैं ताकि उनकी भी हाजिरी कहीं लगे। अब ये जो बाहुबली विधायक इनको माना जाता है, जो पूर्व विधायक हैं, ये एक विशेष समुदाय से आते हैं जिस पे बाबा आजकल बहुत मोहित हैं, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाबा के
खुश करने के लिए इस तरह के वक्तव्य ये दे रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आज मैंने किसी का ये शेर सुना था, आपको भी बताता हूँ कि इनकी नफ़रतें बताती हैं इनकी नफ़रतें बताती हैं कि आपको प्यार की ज़रूरत है। इनकी नफ़रतें बताती हैं कि इनको प्यार की ज़रूरत है और जीत ने इनको इतना अंधा कर दिया है कि अब इनको एक हार की ज़रूरत है। तो उत्तर प्रदेश में अगर ये हार जाते हैं, तो थोड़ा दिमाग ठीक इनका हो जाएगा। तो ये जो जीत का नशा है, ये बोल रहा है। क्योंकि देखिए आरएसएस हो, मोदी हो, भाजपा हो, अमित शाह हो, इन्होंने मिलके एक ऐसा काकस खड़ा कर दिया है कि विपक्ष के बस का तो आज कुछ है नहीं। अब चुनाव का एक सिस्टम बन चुका है, चुनाव का एक मशीनरी बन चुकी है, उसके नाते चुनाव जीते जा रहे हैं। तो उस पैमाने से तो आप देखिए मोदी जी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। मोदी जी आप आज जो है चुनाव के हिसाब से आप देखते हैं तो वो तो सर्वोच्च हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी हमें दिखाई दे रही है। जैसे अभी किसी ने बताया कि पिछले 2025 का अगर आंकड़ा निकालें, तो कम से कम 30 से 50 लाख लोगों ने उनको अनफ़ॉलो किया है उनके सोशल मीडिया पे। तो ये तो लोकप्रियता उनकी कम होती जा रही है। दूसरा, विदेशों में जिस प्रकार से आपने पिछले 25 जो बड़ा दिन होता है ईसाइयों का, जो उनके लिए एक उनका त्योहार होता है, क्रिसमस होता है, उस पे आप चर्च में जा रहे हैं मोदी जी दिखाने के लिए कि ईसाई हमारे बड़े मित्र हैं, और इधर चर्चों पे उनके जो चेले-चपाटे हैं वो हमला कर रहे हैं। उनकी मारपीट कर रहे हैं, उनके यहाँ जो है चर्च के आगे जाके चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर तस्वीर को पलट दिया गया, और यही चीजें हिंदुओं के साथ जहाँ ईसाई बाहुल्य देश है, वहां पे तो हम जो है कम कम संख्या में है। वहां तो हम जो है बहुत कम संख्या में, अगर हमारे साथ ये शुरू कर दिया उन देशों में, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? जैसा कि आपने अभी उदाहरण दिया कि भाई जैसे ही पिछली बार इस तरह की चीजें आई और शाहरुख खान पे उसकी फिल्म पे हमला हुआ, और तुरंत जो है गल्फ कंट्री से मोदी जी को फोन आ गया, क्योंकि मोदी जी की नई नई दोस्ती हुई थी और बड़े चक्कर वहां लगे थे, और एक बताया गया था कि बहुत बड़ा मंदिर जाके इस्लामिक कंट्री में मोदी जी बनवा के आगे बड़ी वाहवाही चल रही थी। और ऐसे में जब इस तरह की चीजें हुई तो बड़ी किरकिरी इनकी हुई थी। तो ये अगर इस तरह का चीजें, ये दोहरा जो चरित्र है ना, इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है कि अपने यहाँ कुछ और, बाहर जाएं कुछ और। अगर आप इतने ही ईसाइयों से या मुस्लिमों से या किसी दूसरे लोगों से, सिखों से नफरत करते हैं, तो फिर आप ये दावा क्यों कर रहे हैं कि हम सबका विकास, सबका साथ और सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं? तो वो तो हुआ नहीं फिर, ना सबका विकास हुआ, ना सबका साथ हुआ। आप तो चुनिंदा लोगों का साथ लेके चल रहे हैं। और चुनिंदा में भी अगर आप देखेंगे, जो अरावली की बात हो या दूसरी बात हो, वहां तो कुछ चंद लोगों का विकास हो रहा है। तो ये जो मोदी जी की दोहरी नीति है, इससे कहीं ना कहीं लोग अब आहत हैं देश में। आप ये देखिए कि चाहे इंदौर का मामला हो, चाहे आपका उत्तराखंड का मामला हो, चाहे संगर का मामला हो, देश में इतना विरोध हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मुंह में दही जमी हुई है, कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, ना उनको हटा रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको पता है उत्तराखंड में, देहरादून में और दूसरे जिलों में लगातार कैंडल मार्च चल रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, युवा विद्रोह कर रहे हैं, और भाजपा के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है जो भाजपा सरकार है वहां पे। मुख्यमंत्री जी 5 तारीख को उस लड़के की मॉब लिंचिंग हुई है नॉर्थ ईस्ट के, और मुख्यमंत्री जी की आंख अब खुली है, कल परसों। अब वो वहां के मुख्यमंत्री को फोन कर रहे हैं, इनकी नींद खुल गई है। और वो भी जो फोन कर रहे हैं उसको भी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हमारी बात हुई है परिवार से। आप परिवार से बात करके क्या करेंगे? आप लड़के के पिताजी से बात करके क्या करेंगे? वो लड़के को तो आप बचा नहीं पाए। तो ये अगर जहर आप बोएंगे, ये अगर नफरत आप फैलाएंगे राज्यों में, तो अगर ये अलग अलग राज्यों में इस तरह की नफरत फैलेगी, हम अल्पसंख्यक हैं भैया केरल में, तो क्या करेंगे वहां पे आप हमारे साथ? हम नॉर्थ ईस्ट में भी अल्पसंख्यक हैं हिंदू, तो वहां पे कल को अगर मॉब लिंचिंग हिंदुओं की होगी तो आप क्या करेंगे?
आज एक नया विवाद आ गया, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे विद्वान प्रवक्ता है त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि जो गाय नॉर्थ ईस्ट में कटती है वो गाय नहीं होती, हम उसको गाय नहीं मानते। हम तो जो दिल्ली में गाय होती है या मोदी जी खिलाते हैं गाय, या मोदी जी के यहाँ जो बंधी हुई है, हम उसको गाय मानते हैं। अब ये भी होगा कि भाई साहब जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं हम उनको इंसान नहीं मानते हैं, हम उनके धर्म में नहीं रहते हैं, हम सिर्फ दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी वाले सनातनी हैं, बाकी जिसकी शकल काली पीली हम नहीं मानते उनको। अब ये भी होगा। अब आप एक तरफ कह रहे हैं गाय हमारी माता है, फिर आपने गाय में भी जातियां लानी शुरू कर दी है कि ये साहिवाल गाय है, ये गिर गाय है, ये अमेरिकन गाय है, ये दूसरी गाय है, ये तीसरी गाय है। अब एक गाय वहां की पहाड़ी गाय होती है, छोटी सी जो होती है, वो कह रहे हैं वो असली गाय है। तो कौन सी गाय खानी है, कौन सी गाय मारनी है, किसकी गोहत्या पाप है, ये भी वर्गीकरण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। ये स्थिति देश में संजय जी चल रही है जी। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे नमूने हैं कि आपके मेरठ के पास गाजियाबाद जिला है, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं, वो पीठ पे लगा के बता दे रहे हैं कि ये बंगाल का आदमी है, मशीन बता रही है कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में बेटा ठाए ठाए कर दो, मुंह से कर दो, गोली नहीं चल पा रही है तो एनकाउंटर हो जाता है। ये फर्जी कहानी कहाने में, और योगी जी ने कह दिया कि 4 करोड़ वोट कट गए यूपी में, तो मतलब वोट को और 80% 90% बीजेपी के हैं। और पहले भी बीजेपी आरोप लगा चुकी है सरकार ने मदद नहीं करी हमारी चुनाव जीतने में, वोट कटे हमारे, वोट नहीं डरने दिए। तो ये बीजेपी को निपटा रही है। क्या मतलब योगी जी चाह रहे हैं कि अगर मुझे हटाया जाए तो उससे पहले मैं इतना रायता फैला दूं कि अमित शाह साफ करते करते थक जाए, साफ ना कर पाए। ये रणनीति है क्या? योगी जी चाहते हैं कि 2029 भले हार जाए, क्योंकि 2034 में फिर मैं ही प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होगा। खेल क्या है? इतनी चर्चाएं हैं राजनीति के बयान में, उधर ब्राह्मण विधायकों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उधर कुर्मी समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं, उस पर कोई समस्या नहीं है, उस पर कोई चुनौती नहीं है। ठाकुर विधायकों ने मीटिंग कर ली, उस पर कोई समस्या नहीं है। पंडित लोग बड़े आग बबूला है, कह रहे हैं हमें क्या, मीटिंग करने पे हम ही पापी हैं। बीजेपी के अंदर यह भी बगावत शुरू हो गई है। ये हो क्या रहा है पार्टी में, क्या लग रहा है आपको? संजय जी आप ये देखिए ना कि प्रधानमंत्री जी जो पहले, वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे और 2017 में उनके नेतृत्व में चुनाव जीता था, 2014 में उनके नेतृत्व में लोकसभा की 80 में से 60 सीटें आई थी, और उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था और वो अज्ञातवास में चले गए थे। वो बेचारे किसी तरह इधर उधर से कह कुआ के किसी तरह राज्यसभा पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री जी को एकाएक उनकी याद आ गई है। उनको परिवार के सहित प्रधानमंत्री जी ने भोजन पे बुलाया और उनको कहा भाई कहाँ आप सो रहे हैं, आप तो ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, ये ब्रजेश पाठक वगैरह तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये तो आप मोर्चा लीजिए अब और लखनऊ पहुंचिए। अब क्या हो रहा है कि बाबा को घेरने के लिए जब सब इनके जो है तीर तुक्के फेल हो गए हैं, अब ब्राह्मण लोबी को लगाया गया है, क्योंकि ब्राह्मण लोबी थोड़ी सी परेशान है ठाकुरों के हिसाब से, क्योंकि ठाकुरवाद खुलेआम चल रहा है। ठाकुर विधायकों की पंचायत हुई थी, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया, और जैसे ही ब्राह्मण विधायकों की पंचायत हुई, अध्यक्ष जी का नोटिस पहुंच गया और कहा कि दिमाग ठीक कर दूंगा। अध्यक्ष जी धमका रहे हैं, विधायकों को फोन कर करके भी धमका रहे हैं। और बाद में जब पता चला कि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो भी त्रिपाठी जी हैं, वो जो है ज्ञान अध्यक्ष जी को दे रहे हैं। तो ये जो ज्ञान चल रहा है कि पंकज चौधरी जी को भेजा था केंद्र से कि भाई ये बाबा का थोड़ा टाइट करेंगे मामला, पता चला वो बाबा के ही खेमे में चले गए हैं। तो दिल्ली हैरान है। तो दिल्ली ने अब नया पैंतरा लिया है कि बाबा को टाइट करने के लिए अब क्या औजार हासिल किया जाए। तो वहां पे जो ब्राह्मण वाला मामला चल रहा है, ब्राह्मण बनाम ठाकुर कर दिया गया है। अब बाकी लोगों को कह दिया गया जैसे हम लोग जाट हैं, हम तो पहले ही ठिकाने लगे पड़े हैं कोने में। दूसरे जो कुर्मी हैं वो बेचारे उधर चले गए समाजवादी पार्टी की तरफ। तो बचे ठाकुर और ब्राह्मण, इनकी तलवारें खिंचवा दी जाए। अब बाबा जो है अपने नेतृत्व पे खड़े हैं लाठी लेकर, और दिल्ली अपने नेतृत्व पे खड़ी है। अब इस ये जो आपदा चल रही है दोनों तरफ से, इसमें सरकार का जाना तो तय है। दोनों मान के चल रहे हैं, केंद्र भी मान रहा है कि सरकार जाएगी, और बाबा भी कह रहे हैं कि मैं अगर मुझे रायता बिखेर दूंगा, मैं नहीं तो कोई नहीं। तो ये नुकसान जो होगा, ये नुकसान जो होगा, इसमें फायदा किसको होगा?
अगर आप दिल्ली के एंगल पे देखते हैं तो शाह साहब का मानना ये है कि जो एक नारा चल रहा है कि मोदी के बाद योगी, तो जब योगी निपट ही जाएंगे तो कहां से आएंगे। दूसरा ये चल रहा है कि बाबा का कहना ये है कि नंबर 2 की जगह हमें नंबर 2 होना है, लोकप्रिय तो हम हैं, हिंदुत्व का चेहरा तो हम हैं, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा संघ तो हमारे कंधे पे हाथ रखे हुए है, तो हमें नंबर 2 को निपटाना है। तो ये लड़ाई इस लेवल से चल रही है। अब ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, इस लड़ाई के परिणाम क्या होते हैं, उसके लिए तो आपको 2026 के मिड का इंतजार करना होगा। ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, आज तो पहला दिन है इस साल का। अगले साल इन्हीं दिनों में, इसी महीने में, जनवरी में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। तो ये चंद महीने हैं जो आपको नई नई घटनाएं उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगी और नए नए पैंतरे और नए नए रायते बिखेरते हुए और समेटते हुए आपको नेता नजर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और रायते तो उधर भी समेट रहे हैं। साल के आखिरी दिन कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के मंत्री जी, और वो कह रहे हैं एक पत्रकार को गरिया रहे घंटा, और यानी कहते कहते शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुराग गौरी को बधाई, हार्दिक। पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसकी बहादुरी के चर्चे हो गए। धो दिया उसे कैलाश वर्गीय को। कहा पता लगभग ये था कि तमीज से बात करो, दिमाग ठीक रख के बात करो। देश में ऐसे पत्रकारों की जरूरत है जो ऐसे अहंकारी नेताओं को इस तरह की भाषा में जवाब दे सके। मंत्री जी की धोती खुल गई, मंत्री जी माफी मांगते घूम रहे हैं। ये गोदी मीडिया के पत्रकारों को अब अनुराग वारी का चेहरा सामने रखना चाहिए कि ऐसे बहादुर पत्रकार अगर होंगे तभी शायद प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछ लिया ऐसे तो मैं गाली भी नहीं दे पाऊंगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि गोदी मीडिया ही होंगे, बाकी लोग तो बुलाए नहीं जाएंगे, लेकिन भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शायद प्रधानमंत्री जी इसीलिए हिम्मत नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये जो एक्स्ट्रा घमंड आया है, ये किसी दिन भुगतना पड़ जाएगा? नहीं, देखिए संजय जी, मैंने अभी एक शेर आपको सुनाया। अब इनको एक झटके की जरूरत है और वो लग रहा है मुझे कि उत्तर प्रदेश में वो एक झटका लगना जरूरी है। और ये खुद भी मान के चल रहे हैं कि अगर लगातार आपको सफलता मिलती रहेगी तो आपके यहाँ कोई हार का मतलब नहीं रहेगा, तो एक हार जरूरी है। तो मुझे लग रहा है वो हार जरूरी है और वो हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो मैं तो इसको एक किस्म की हार ही मानता हूं। जहां आप अब की बार 80 पार बता रहे थे और वहां आप जो है 30 पे सिमट गए, तो ये हार ही है। 50 सीटें हारना मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में ये हार है। और तमाम शाम दाम दंड भेद करने के बाद भी अगर आप 30 सीटों पर सिमट जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिकड़ रही है, ऐसा लगता है। और ये जो आपने कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको सैल्यूट है उस पत्रकार को। ऐसे पत्रकारों की कोई कमी नहीं है। आज की घटना अगर आप लेते हैं तो अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में की थी। वहां भी एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि ये जो आपने पैमाना बनाया था कि 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, तो जो लोग अभी 75 साल पार कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका इशारा मोदी जी की तरफ था। तो उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया, अमित शाह जी ने कहा आप उनकी चिंता मत करिए मेरी पार्टी की, आप तो बंगाल की चिंता करिए, उनको तो मैं देख लूंगा। तो आप ये समझिए कि आज भी पत्रकारों में हिम्मत है पूछने के लिए। सीधी रीढ़ के पत्रकारों की आज भी कमी नहीं है। हाँ, भले भले ही तादाद में कम हो, लेकिन कमी पत्रकारों की नहीं है। लेकिन जब चाटुकार और वो जो आरती वाले पत्रकार हैं, दुगदुगी बजाने वाले पत्रकार हैं, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो इस तरह के पत्रकारों की आवाज थोड़ी दब जाती है। वो आवाज थोड़ी दब गई है, लेकिन बुलंद पत्रकार बहुत हैं और धीरे धीरे बुलंदी पे आएंगे, वो आते रहे हैं। आप देख रहे हैं आजकल एक चैनल के पत्रकार की जो है तीसरी आंख नेत्र खुल गया है उनका। और जो अर्नब गोस्वामी। लगातार पिछले 10 साल से लगातार उन्होंने मक्खन के, अमूल के मक्खन के डब्बे खाली कर दिए थे, वो डब्बे सब साइड पे खिसक गए हैं और आज वो जो है जहर उगल रहे हैं। तो ऐसे जो ये ज्यादा खतरनाक है, ऐसे दोहरे चरित्र वाले। हम और आप तो एक राह चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कोई घाव जो है बहुत गहरे नहीं कर पा रहे, लेकिन वो बड़े गहरे घाव करते हैं जो पहले अंदर घुसे हुए थे आपकी आस्तीन में और एकाएक बाहर आ गए वो गले पे। हम लोग तो गले में पहुंचे ही नहीं थे कभी, वो तो बैठे ही थे आस्तीन में, तो आस्तीन में से बाहर आके गले पे पहुंच गए वो अब। तो अब वो कैसे घाव देंगे वो समझने वाली बात है। तो अब ऐसे पत्रकार भी आ जाएंगे और जो इंदौर वाले पत्रकार हैं वो भी आ जाएंगे और कलकत्ता वाले पत्रकार भी आ जाएंगे। जब इस तरह के पत्रकार आएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का
चरित्र और चेहरा सामने आ जाएगा। आ भी रहा है, आपने देखा है। इतना बड़ा नेता, इतना पुराना नेता अगर इस तरह का जवाब मीडिया को देता है और कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, छोटा मोटा पत्रकार नहीं है, तो आप सोचिए जो वहां का छोटा अखबार का कोई पत्रकार है, छोटे चैनल का कोई पत्रकार है, उसकी क्या स्थिति होगी। और ये कोई पहली बार नहीं है इन नेताजी का, ये लगातार इनका विवादों से रिश्ता रहा है। इनके बेटे की ये घटना आपको याद होगी कि बेड से उन्होंने एक आईएएस अधिकारी को, एसडीएम लेवल के अधिकारी को पीटना खुलेआम शुरू कर दिया था। तो ये तो गुंडे हैं, ये तो गुंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये नेता थोड़ी गुंडे है। बाप का गुंडा बेटा। जी, और उसके उसके बाद देखिए कि वहां के जो पार्षद हैं उनकी बेशर्मी देखिए। क्या आप क्या पूछ रहे हैं इनसे, ये हमारे नेता है, आप इनसे क्या पूछ रहे हैं। मतलब उनसे क्या पूछना चाहिए नेता जी, सर कुछ रसगुल्ला लाऊं आपके लिए, पानी ले आऊं सर आप ठीक हैं, आपके जूते साफ कर दूं, ये उनसे पूछना चाहिए। पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेगा तो क्या ऐसे बेशर्म और मूर्ख लोगों की आज जो है पूछताछ हो रही है, और ऐसे मूर्ख लोग आज जो है पदों पर बैठे हुए हैं। विद्वान लोग भारतीय जनता पार्टी में कम नहीं है संजय जी, लेकिन उनको भी किनारे फेंक दिया गया है, क्योंकि आज जमाना मूर्खों का और बेशर्मों का है। भारतीय जनता पार्टी में माना जाता था कि अच्छे पढ़े लिखे और संस्कारी नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। पहली बात तो खत्म हो चुके हैं, और जो 2-4 बचे हुए हैं वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं कहीं कोने में बैठे हुए। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का तो दुर्भाग्य है ही, ये देश का भी दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।